आरती बहुत ही कंजूस थी। उसकी कंजूसी से पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन वो सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही होती है और कहती है, देखो भाई, अगर 1 किलो घिया लूंगी तो 10 रुपए का धनिया मुफ्त देना पड़ेगा, और अगर 1 किलो मटर लूंगी तो 10 रुपए की हरी मिर्च फ्री मिलेगी। अब देना है तो बताओ। अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं इस तरह सबको मुफ्त में चीजें देने लगा तो मेरा घर बार कैसे चलेगा? गरीब की दुआ से चलेगा, और कैसे चलेगा भाई? इतनी भी दौलत लेकर कहाँ जाओगे? कहने की बातें होती हैं कि कोठी बंगले वालों के पास पैसा होता है, असली अमीर तो तुम जैसे लोग होते हो। सब्जी वाला भी आरती के मुंह से अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश हो गया और बोला, बस बस मैडम जी, आप तो 10 का धनिया, 10 की मिर्ची, क्या 20 की अदरक भी मुफ्त में ले जाइए। आपने मेरी तारीफ जो इतनी कर दी है। अब आरती सारा मुफ्त का सामान लेकर घर आ जाती है। जैसे ही उसके पति कल्याण जी उसे देखते हैं तो कहते हैं, अरे आरती, हमारे घर में किस चीज की कमी है जो तुम इस तरह से मुफ्त की चीजें लेने के बारे में सोचती रहती हो? ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे जी, आप तो समझते ही नहीं हैं, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आज मैंने इसी तरह कंजूसी करके पूरे 50 रुपए बचा लिए हैं। अब मैं ये 50 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल दूंगी। हाँ हाँ, और उसके बाद जब तुम्हारे पोता पोती बड़े हो जाएंगे तब तक ये 50 बढ़कर 100 हो जाएंगे। तुमने भी हद की हुई है। आरती इसी तरह हर चीज में कंजूसी किया करती थी। एक दिन उसका बड़ा बेटा रवि, छोटा बेटा रोहन, बेटी नेहा और कल्याण जी सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। आरती ने सबको सुबह के नाश्ते में खिचड़ी परोसी तो उसका बड़ा बेटा रवि बोला, सुबह सुबह नाश्ते में खाने के लिए खिचड़ी कौन देता है माँ? ये भी कोई खाने की चीज है? आपने परसों रात को भी तो खिचड़ी ही बनाई थी। तो क्या हो गया रवि, कल रात को रोटी सब्जी भी तो दी थी। आजकल के जमाने में तुम बच्चे मेहनत कहाँ करते हो? ज्यादा भारी खाना खाओगे तो पचाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने सब लोगों के लिए खिचड़ी ही बना दी है। पर माँ, सुबह सुबह खिचड़ी कौन खाता है? सारा दिन खराब हो जाता है। रात को आपका जो मन करे वो खिला दिया करो, लेकिन सुबह तो कुछ अच्छा खाने के लिए दिया करो। तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी माँ को समझाने का कोई फायदा होने वाला है। जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना तुम्हारी माँ डाइटिंग के नाम पर यह भी बंद कर देगी। सब लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पंडित जी आरती के बड़े बेटे रवि के लिए शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे घर से है और सुंदर भी है, पढ़ी लिखी है। ऐसा रिश्ता किस्मत वालों को ही मिलता है। इस लड़की से अगर रवि बेटे की शादी हो गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। पंडित जी, आपने उन लोगों को बता दिया ना कि मेरी माँ कितनी कंजूस है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी होने वाली भाभी को आगे जाकर कोई दिक्कत हो। नेहा बेटी, अगर मैं ये बात उन्हें पहले ही बता देता तो ये शादी कभी होती ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वैसे भी आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस आप जल्दी से जल्दी बात आगे बढ़ाइए। ये जो लड़की की तस्वीर आपने दिखाई है, ये हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। पंडित जी वहां से चले जाते हैं और उसके बाद स्नेहा के घर वालों को रवि के बारे में बताते हैं। स्नेहा के घर वालों को भी रवि बहुत पसंद आता है और दोनों घरों में बातचीत के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा परिवार बैठकर शादी की प्लानिंग कर रहा था। पापा, हम ना कोई बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं। आखिर रिसेप्शन की शानदार पार्टी भी तो देनी होगी। और मैं तो अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे बड़े भाई की शादी है। मैं तो अपने ऑफिस से पूरे 15 दिन की छुट्टी ले लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी फंक्शन में मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नजर आए। आखिर मुझे भी तो अपनी स्किन केयर का ध्यान रखना है। स्नेहा भी तो बहुत गोरी है। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आरती सब लोगों के लिए बिना दूध की काली चाय लेकर आती है और कप टेबल पर रखते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है किसी को ज्यादा दिन की छुट्टी लेने की, या अपने ढेर सारे दोस्तों को बुलाने की, या फिर कोई बड़ा बैंकेट हॉल बुक करने की। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे घर की पहली शादी है, आपके बड़े बेटे की शादी है, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। चुपचाप जो बोल रही हूँ वो सुन लो, वरना ऐसा होगा कि मैं अपने बड़े बेटे रवि की शादी मंदिर में करवा दूंगी। वहां खर्चा भी बचेगा। आगे जाकर जब परिवार बड़ा होगा तब खर्चे और बढ़ेंगे, इसलिए अभी से बचत करना जरूरी है। आरती की बात सुनकर पूरा परिवार बहुत उदास हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि आरती अपनी कंजूसी की आदत छोड़ने वाली नहीं है। तभी एक दिन नेहा अपनी सहेली को फोन करके सब बताती है।
अरे यार, मेरी माँ तो अपनी कंजूसी छोड़ ही नहीं रही, और अब तो वो धमकी भी दे रही है कि अगर हमने किसी चीज के लिए जिद की तो वो भाई की शादी मंदिर में करवा देंगी। तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है नेहा। मैं तो यही कहूंगी, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। हो सकता है कि शादी के बाद जब तेरी भाभी घर आ जाए तब सब कुछ बदल जाए। ये तू कैसी बातें कर रही है? जब भाभी आ जाएगी तब तो परिवार और बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि मेरी माँ की कंजूसी की आदत और ज्यादा बढ़ जाए। यही तो तू समझ नहीं रही है नेहा, तू अपना दिमाग नहीं चला रही है। तेरी भाभी तो सुना है बहुत अमीर घर से है। जब अमीर घर की लड़की आएगी तो वो ऐसी कंजूसी थोड़ी न सहेगी, और उसके बाद तेरी माँ की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सच में तू तो बहुत समझदार है यार, तभी तो कॉलेज में तेरे मुझसे ज्यादा नंबर आते थे। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी कि इस तरह हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाभी अमीर घर की होगी तो उसे कंजूसी की आदत बिल्कुल नहीं होगी। यही सोचकर नेहा भी खुश हो जाती है और माँ की कंजूसी के बीच ही अपनी भाई की शादी के लिए तैयार हो जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और रवि और स्नेहा की शादी हो जाती है। जब स्नेहा शादी करके घर के अंदर दाखिल होती है तो वो घर को देखकर कहती है, आप लोगों का घर कितना सिंपल है, यहाँ ज्यादा फालतू सामान भी नहीं रखा हुआ है। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या है ना बहू, हमें फालतू का सामान बटोरने की आदत नहीं है। हम लोग सादगी में जीना पसंद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने सिंपल तरीके से रहते हैं। थोड़ा समय बीतता है और आरती सभी लोगों को रात के खाने में दाल चावल परोस देती है। खाने की थाली में सिर्फ दाल चावल देखकर रोहन धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, कम से कम आज भाभी पहली बार घर आई है, तब तो कुछ अच्छा बना लेती। आपने उनके सामने भी सिर्फ दाल चावल रख दिए। वैसे भी वो बहुत अमीर घर से है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? चुपचाप बैठा रहे, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। अरे इतना तो चलता ही है। तभी जैसे ही स्नेहा ने खाने की थाली को देखा तो वो अपनी सास से बोली, माँ जी, आज के दिन ये दाल चावल बनाने की क्या जरूरत थी? आप खिचड़ी बना लेती, इसी बहाने गैस भी कम लगती। वैसे भी सब कुछ एक साथ कुकर में डालकर ही तो पकाना होता है, और पेट में जाकर भी तो सब कुछ मिक्स ही हो जाना है। स्नेहा की बात सुनकर नेहा और घर के बाकी सारे लोग हैरान रह गए। नेहा ने धीरे से रवि से कहा, ये भाभी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बिल्कुल माँ की तरह महाकंजूस। ऐसा लग रहा है जैसे ये माँ की बहू नहीं बल्कि माँ की सगी बेटी है। धीरे बोल नेहा, वरना स्नेहा सुन लेगी। ये भी तो हो सकता है ना कि आज उसका सच में कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज स्नेहा की पहली रसोई की रस्म थी। स्नेहा सुबह जल्दी रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए चाय और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। जैसे ही आरती सोकर उठती है तो समय देखकर हैरान हो जाती है। वो अपने कमरे में बैठे बैठे परेशान होने लगती है। हे भगवान, शादी की थकान की वजह से मैं इतनी ज्यादा सोती रह गई कि समय पर उठ ही नहीं पाई। अब बहू नई नई आई है, कहीं उसने सुबह सुबह ढेर सारे पकवान बनाकर राशन खत्म न कर दिया हो। अरे भाग्यवान, बहू नई नई आई है। अगर उसने कुछ अच्छा बना भी दिया होगा तो उसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? आखिर पहली रसोई की रस्म है उसकी। आरती कल्याण जी की बात सुने बिना ही घबराते हुए तेजी से रसोई की तरफ भागी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी कि कहीं बहू ने ढेर सारा घी, तेल और महंगा राशन बर्बाद न कर दिया हो। लेकिन जैसे ही आरती रसोई में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। स्नेहा ने सिर्फ पोहा और बिना दूध वाली चाय बनाकर रखी हुई थी। रसोई का सारा डिब्बा अपनी जगह पर वैसे ही बंद रखा था। आरती को इस तरह हैरान खड़ा देखकर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, अरे माँ जी, आप आ गई। मैं तो बस आपको उठाने ही आने वाली थी। देखिए, मैंने नाश्ते में चाय और पोहा बना दिया है। बहू, तुमने सिर्फ पोहा और चाय बनाई? तुम्हारी तो पहली रसोई थी, मुझे लगा तुम पूरी हलवा या कुछ भारी पकवान बनाओगी। माँ जी, सुबह सुबह इतना फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है? घी तेल कितना महंगा हो गया है, और फिर पहली रसोई के नाम पर इतना सारा खाना बनाकर पैसे बर्बाद करना समझदारी थोड़ी है। सुबह का नाश्ता हल्का ही होना चाहिए, पैसे भी बचते और सेहत भी ठीक रहती है। आरती बहू की ये बात सुनकर एकदम हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीर घर की लड़की ऐसी बातें कर रही है। आरती के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। दोपहर के समय स्नेहा की मुंह दिखाई की रस्म रखी गई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें और रिश्तेदार स्नेहा का मुंह देखने और उसे शगुन देने आए थे। जब सब औरतें बैठ गईं तो आरती ने नेहा से कहा कि वो मेहमानों के लिए बाजार से महंगी काजू कतली और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले। तभी स्नेहा ने धीरे से अपनी ननद नेहा का हाथ पकड़ा और उसे रोक दिया। नेहा, रुक जाओ, बाजार से इतनी महंगी मिठाई और कोल्ड ड्रिंक मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर भाभी, मोहल्ले की औरतें आई हैं, अगर उन्हें अच्छे से नाश्ता नहीं कराया तो बाहर जाकर बातें बनाएंगी। तुम फालतू की चिंता मत करो माँ जी, मैंने कल रात के बचे हुए चावलों की कुरकुरी नमकीन बना दिए,
और कोल्ड ड्रिंक की जगह हम सबको नींबू पानी पिलाएंगे। नींबू पानी सेहत के लिए भी अच्छा है और बाजार की कोल्ड ड्रिंक से आधे से भी कम दाम में बन जाएगा। रही बात मिठाई की, तो मैंने घर में रखी थोड़ी सी सूजी का हलवा बना दिया, उसमें ज्यादा घी भी नहीं डाला। जब मेहमानों के सामने वही सूजी का हलवा, नींबू पानी और बचे हुए चावल की नमकीन परोसी गई तो मोहल्ले की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। लेकिन आरती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आरती मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ने मेरी जोड़ी की बहू भेजी है। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो घर के बाकी लोग यानी कल्याण जी, रवि, रोहन और नेहा कमरे में इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। भाई, मैं तो सोच रही थी कि भाभी अमीर घर से तो वो माँ की कंजूसी की आदत छुड़वा देंगी, पर यहाँ तो नजारा ही उल्टा है। ऐसा लग रहा है कि माँ सिर्फ कंजूस थी पर हमारी भाभी तो मक्खी चूस निकली। हाँ यार रवि भाई, तुम्हारी किस्मत तो सच में चमक गई। माँ से ज्यादा खतरनाक तो भाभी निकली। अब इस घर में भूखे मरने के दिन आ गए हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि स्नेहा ऐसा क्यों कर रही है। उसके पापा का इतना बड़ा बिजनेस है पर इसकी हरकतें तो बिल्कुल माँ जैसी हैं। अब तो भगवान ही मालिक है इस घर का। मुझे तो लग रहा है कि अब इस घर में दो दो कंजूसों का राज चलेगा। आरती तो सिर्फ पैसे बचाती थी, ये बहू तो जान ही निकाल देगी। शादी के कुछ दिनों बाद स्नेहा के पगफेरे की रस्म थी। रवि स्नेहा को उसके मायके छोड़ आता है और 2 दिन बाद उसे वापस लेकर घर लौटता है। जब स्नेहा गाड़ी से उतरी तो उसके साथ 2 बड़े बड़े कट्टे भी थे। आरती और कल्याण जी उसे लेने बाहर आए। बहू, ये कट्टों में क्या है? तुम्हारे माता पिता ने कोई तोहफा भेजा है क्या? नहीं माँ जी, ये कोई तोहफा नहीं है। जब मैं मायके गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ राशन का काफी सामान फालतू पड़ा हुआ था। मैंने मम्मी से कहा कि वहाँ वेस्ट होने से अच्छा है मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। इसमें 5 किलो शक्कर, दालें और 2 लीटर तेल है। हमारे घर के अगले 2 महीने के राशन का खर्चा बच गया ना माँ जी। स्नेहा की बात सुनकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती घबरा गई और स्नेहा को डांटते हुए बोली, बहू, ये तुमने क्या किया? तुम अपने मायके से राशन उठा लाई। अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया या तुम्हारे मायके वालों ने ये बात किसी को बता दी तो पूरे समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि कल्याण जी के घर में खाने के लाले पड़े हैं जो बहू मायके से राशन मांग कर ला रही है। अरे माँ जी, आप भी ना, दुनिया का क्या है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। हमें दुनिया की बदनामी देखनी चाहिए या अपने पैसे बचाने चाहिए? पैसे बच रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। लोग तो तब भी बोलेंगे जब हम भूखे मरेंगे। अब आरती को स्नेहा की ये बातें थोड़ी अजीब और खटकने लगी। उसे लगने लगा कि कंजूसी एक हद तक ठीक है, लेकिन इस तरह मायके से राशन लाना तो सरासर बेइज्जती है। आरती का गर्व अब धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा था। अगले दिन दोपहर का समय था। आरती और स्नेहा दोनों बैठकर घर का हिसाब किताब देख रही थी। तभी घर की काम वाली बाई आरती के पास आई और बोली, माँ जी, महीने की 10 तारीख को हो गई है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए और अगले महीने से मुझे 500 रुपए बढ़ाकर चाहिए क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आरती अभी कुछ सोचने वाली थी कि तभी स्नेहा बीच में कूद पड़ी। क्या 500 रुपए ज्यादा चाहिए? तुम काम ही क्या करती हो? सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन ही तो करती हो। एक काम करो, आज से तुम झाड़ू पोछा मत करना, वो काम मैं और माँ जी खुद कर लेंगी। तुम सिर्फ बर्तन साफ कर दिया करो और अपनी तनख्वाह आधी कर लो। बहू जी, ये आप क्या कह रही हैं? इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा आप दोनों खुद करेंगी? हाँ बिल्कुल करेंगी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे भी जिम जाने के पैसे बचेंगे और शरीर की कसरत भी हो जाएगी। माँ जी, आप पोछा लगा लेना और झाड़ू मैं लगा दिया करूंगी। हर महीने के सीधे 1000 रुपए बचेंगे। स्नेहा की बात सुनकर काम वाली हैरान होकर चली गई, लेकिन आरती सोचने लगी कि वो खुद सास होकर आराम करना चाहती थी और बहू उसी से पोछा लगवाने की तैयारी में है। आरती को स्नेहा में अपनी ही कंजूसी का बड़ा रूप दिखा तो उसे ठेस पहुंची। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस घर की असली उस्ताद वही है और वो इस कल की आई छोकरी को अपनी असली कंजूसी दिखाकर रहेगी। अगले दिन आरती ने स्नेहा को बुलाकर कहा, बहू जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, तुम अभी नई नई आई हो इसलिए तुम्हें बचत करने के सही तरीके नहीं पता है। अब कल ही देख लो, तुमने चाय बनाई तो उसमें चाय पत्ती सीधे सिंक में डाल दी, जबकि असली समझदारी ये है कि उस बची हुई चाय पत्ती को धोकर सुखा लिया जाए और अगली बार चाय बनाते समय उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाए। इससे महीने का आधा डिब्बा चाय पत्ती बचती है, समझ? स्नेहा ने आरती की बात बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, अरे माँ जी, आप भी ना अभी पुरानी सोच में ही जी रही हैं। आपकी इस तरकीब से सिर्फ आधी चाय पत्ती बचेगी, लेकिन मेरी तरकीब सुनिए। आज से हम घर में चाय बनाना ही बंद कर देते हैं। सुबह और शाम हम दोनों सीधे सामने वाले शर्मा जी के घर चले जाया करेंगे। वो तो रोज सुबह सुबह हमें आवाज देते ही हैं। बस उनके घर बैठकर आराम से चाय भी पी लेंगे, पड़ोसियों से रिश्ता भी गहरा होगा और हमारे घर का गैस, दूध, चीनी और चाय पत्ती सब कुछ पूरी तरह बच जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहू की ऐसी कंजूसी सुनकर आरती सिर पकड़ कर रह गई। अगले 2-3 दिनों में स्नेहा ने घर का हाल और खराब कर दिया।
भारी गर्मी की दोपहर में जब बच्चे कॉलेज से लौटे तो देखा कि घर के सारे पंखे बंद हैं। ससुर कल्याण जी पसीने पसीने होकर अखबार से खुद को हवा कर रहे थे। स्नेहा की कंजूसी ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। अरे पापा, इतनी भयंकर गर्मी में आपने सारे पंखे बंद क्यों कर रखे हैं? कूलर भी बंद है, क्या लाइट चली गई है? लाइट गई नहीं है बेटा, लाइट तो जबरदस्ती भेजा गया है। जरा अपनी इस नई माँ मतलब अपनी भाभी जी से तो पूछो। तभी स्नेहा रसोई से हाथ से झलने वाला एक पुराना पंखा लेकर बाहर आई और बोली, रोहन, नेहा, आ गए तुम लोग। देखो, फालतू में पंखे और कूलर चलाकर बिजली का बिल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम दिन में 6 घंटा भी पंखा बंद रखते हैं तो महीने के सीधे 400 रुपए बचेंगे। और वैसे भी हमारे पूर्वज क्या कूलर में रहते थे? हवा तो हाथ के पंखे से भी आती है। ये लो, एक पंखा तुम रखो और एक नेहा को दे दो। आपस में एक दूसरे को हवा झलते रहो, इससे भाई बहन का प्यार भी बढ़ेगा। भाभी, आप तो बहुत बड़ी कंजूस बन चुकी हैं। इस 42 डिग्री की गर्मी में हम हाथ का पंखा झेलें। भाई रवि, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अपनी पत्नी को? रवि जो अभी अभी ऑफिस से लौटा था, उसने भी अपना सिर पकड़ लिया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि स्नेहा ने वहां से सारी महंगी परफ्यूम, क्रीम और यहाँ तक कि उसका फेस वॉश भी हटाकर एक कोने में रख दिया था और उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी और नीम के पत्ते रख दिए थे। स्नेहा, ये सब क्या है? मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहाँ गए? रवि, तुम इतने महंगे महंगे फेस वॉश और क्रीम पर पैसे क्यों बर्बाद करते हो? देखो, देसी चीजों से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मुल्तानी मिट्टी सिर्फ 10 रुपए की आती है और पूरे 2 महीने चलती है। आज से तुम यही लगाओगे। वैसे भी तुम्हारी शादी तो मुझसे हो चुकी है, अब तुम्हें किसके लिए सुंदर दिखना है? पैसे बचाओ रवि, पैसे। अब तो घर के सभी लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। सुबह के नाश्ते में केवल उबले हुए आलू मिलते, क्योंकि स्नेहा का कहना था कि तेल और मसाला पेट और जेब दोनों खराब करते हैं। रात को ठीक 9 बजते ही स्नेहा पूरे घर की मेन स्विच बंद कर देती ताकि कोई देर तक जागकर बिजली न फूके। पूरे घर में एक अजीब सा डर का माहौल बन गया था। कल्याण जी ने एक दिन तंग आकर आरती से अकेले में बात की। आरती, देख रही हो ना अपनी बहू के कारनामे? तुम तो सिर्फ मक्खी चूस थी, ये तो पूरी की पूरी मक्खी निकालने को तैयार है। अगर ये कुछ दिन और इस घर में रही तो हम सब सचमुच जंगलों में रहने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ करो आरती, वरना हम सब पागल हो जाएंगे। आरती खुद अपनी बहू की सनक से बेहद डर चुकी थी। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी करना सामने वाले के लिए कितना बड़ा दिमागी टॉर्चर होता है। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो खुद स्नेहा से बात करेगी और उसे समझाएगी कि इस तरह की कंजूसी ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह जब स्नेहा रसोई में कद्दू के छिलकों की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी ताकि छिलके बर्बाद ना हो, तो आरती वहां पहुंची और उसने स्नेहा के हाथ से चाकू ले लिया। बस बहू, अब बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब और नहीं देखा जाता। क्या हुआ माँ जी? मैं तो सिर्फ कद्दू के छिलके बचा रही थी, इसमें क्या खराबी है? बहू, कंजूसी और बचत करने में एक बहुत बारीक फर्क होता है। जो तुम कर रही हो वो बचत नहीं, बल्कि हम सब पर जुल्म है। पैसों की अहमियत मैं समझती हूँ, लेकिन पैसों को जिंदगी से बड़ा बना लेना बिल्कुल गलत है। इंसान कमाता किस लिए है? ताकि उसका परिवार अच्छे से खा सके, आराम से रह सके। लेकिन तुम्हारी इस कंजूसी ने तो इस घर की सुख शांति छीन ली है। मुझे माफ कर दो बहू, आज मैं तुम्हारी सास होने के नाते नहीं बल्कि एक हार चुकी माँ के नाते कह रही हूँ कि हमें इस तरह भूखे प्यासे रहकर पैसे नहीं बचाने। मुझे अब 50 रुपए या 100 रुपए की बचत नहीं चाहिए। मुझे मेरे घर की मुस्कुराहट वापस चाहिए। आरती सचमुच बदल चुकी थी और अपनी पुरानी हरकतों पर शर्मिंदा होकर रोने लगी। उसे रोता देख स्नेहा का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने मुस्कुराते हुए आरती को गले लगा लिया। तभी पीछे छिपे बैठे कल्याण जी, रवि, रोहन और नेहा भी हंसते हुए रसोई में आ गए। रवि के हाथ में पानी था और नेहा मुस्कुरा रही थी। सबको इस तरह अचानक सामने देखकर आरती बोली, तुम सब लोग इस तरह हंस क्यों रहे हो? और बहू, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगा? माँ, बुरा तो तब लगता जब ये सब सच होता। दरअसल ये सब स्नेहा की असली आदत नहीं है, बल्कि ये तो हम सबका एक नाटक था। नाटक? कैसा नाटक? मैं समझी नहीं। शादी से कुछ दिन पहले जब रवि और स्नेहा फोन पर बात कर रहे थे, तब रवि ने स्नेहा को घर का पूरा हाल बताया था। देखो स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करके बहुत खुश रहूंगा, लेकिन हमारे घर में एक छोटी सी दिक्कत है। मेरी माँ बहुत ज्यादा कंजूस है। वो हर छोटी चीज में पैसे बचाती है, जिससे घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। मुझे तो डर है कि शादी के बाद वो हमें खुलकर जीने भी नहीं देगी। रवि, तुम फिक्र मत करो, लोहा ही लोहे को काटता है। माँ जी की इस आदत को छुड़ाने के लिए मुझे खुद उनसे बड़ी मक्खी चूस बनना पड़ेगा।
जब वो अपनी ही आदत का ये रूप मेरे अंदर देखेंगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी कितनी बुरी होती है। तुम बस घर के बाकी लोगों को इस प्लान में शामिल कर लेना। रवि की बात सुनकर आरती हैरान रह जाती है। तब स्नेहा हाथ जोड़कर अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, ये सब सिर्फ आपको बात समझाने के लिए एक नाटक था। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं घर आकर खर्चे करती तो आप मुझसे नाराज रहती, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा ताकि आपको पता चले कि पैसों से ज्यादा परिवार की खुशी और चैन की कीमत होती है। आरती को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने रोते हुए अपनी बहू और पूरे परिवार को गले से लगा लिया। बहू, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो। पैसों के चक्कर में मैं भूल गई थी कि असली अमीर वही है जिसके घर में खुशियां और मुस्कुराहटें हो। अब से इस घर में कोई फालतू कंजूसी नहीं होगी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन पूरे घर में खुशियों का माहौल था। कूलर और पंखे पूरी स्पीड से चल रहे थे। आरती ने खुद बाजार से मलाई कोफ्ता और शाही पनीर मंगवाया। काम वाली बाई को भी बुलाकर उसकी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ा दी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते खेलते खाना खा रहा था। आरती की कंजूसी अब खत्म हो चुकी थी और स्नेहा ने अपनी समझदारी से पूरे घर को एक नया और खुशहाल जीवन दे दिया।